तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर चारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पालक की उन्नत प्रजाति और बुआई विधि पर जानकारी। मृदा परीक्षण के आधार पर खेत में पोषक तत्वों का प्रबंधन। पत्तीदार सब्जियों में बात करें पालक की, तो इसकी मांग बाजार में हमेशा रहती है और इसलिए किसान इसकी खेती अधिक भी करते हैं। यदि आप भी इस समय पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि आने वाले समय में आपको इस फसल से अधिक पैदावार भी मिले। इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर LM यादव से। देखिए, इसमें तो पालक जो है ना, हर तरीके की ज़मीन पे इसकी खेती की जा सकती है, बजाय कि आप उसमें जो हम लोग अनुशंसा करते हैं वो करीब 150 से 200 कुंटल आप सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें दीजिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो खेत के लिए एक बार हैरो तथा 2 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जोतकर पाटा लगाकर समतल कर लें तथा इसके बाद अन्य कार्यों को किस प्रकार से करें आइए जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लगभग करीब 80 किलो के आसपास नाइट्रोजन, 40-40 किलो जो फास्फोरस पोटास ये देना होगा। फिर पानी नहीं लगता हो ऐसे भूमि का चयन करना चाहिए। मोटे तौर पर एक बार गहरी जुताई करते हैं, फिर कल्टीवेटर चला करके खाद उसके पहले ही बराबर फैला देते हैं जो कंपोस्ट खाद, और फिर पाटा दे करके उसको क्यारियों नालियों में बना लेते हैं। उसके बाद फिर जब खेत में बीज बोना होता है तब हम उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है तब देते हैं। उसमें आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस पोटास खेत के जस्ट बुआई करने के पहले उसमें एक दिन पहले उसमें दे देना चाहिए। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो पालक की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें तथा इसके साथ ही बीज को उपचारित अवश्य ही कर लें। इसका ऑल ग्रीन, कंपोजिट, वर्जीनिया सिवाय, इस टाइप की जो है विलायती पालक, ये किस्में हैं जो पूसा की भी वैरायटीज हैं जो IRI दिल्ली से है। तो किसान जो भी बीज उपलब्ध होता है, इसमें बहुत समस्या की बात नहीं है, उनको समय से ले लें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि बीज को उपचारित करना होगा। उसको 2-2.5 ग्राम जीरम, थीरम, कैप्टा, बेवेस्टीन है, उससे उपचारित करके फिर खेत में बीज को बोना चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बाद आप पालक के बीज दर कितनी हो तथा बुआई दूरी क्या रखना चाहिए एवं इसके बाद अन्य कार्यों को किस प्रकार से करें आइए जानते हैं। फिर करीब इसमें 20 से 25 kg 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है। बीज को कतार में बोएं। एक कतार से कतार की दूरी लगभग 1 फीट रखते हैं। 10 सेंटीमीटर 2 बीज की दूरी हो तो पौधे को पूरा एक जगह मिलता है पड़ने और बढ़ने के लिए। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें कोई बीमारी ऐसी नहीं आती है। शुरू में चूँकि बरसात में इसको सितंबर से दिसंबर तक लगाते हैं तो शुरू में कुछ कीड़ों का प्रकोप हो सकता है, तो जो हल्का जो है इंसेक्टिसाइड मैलाथियान जैसे है वो उसको 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें। और एक ध्यान ये रखना होगा, चूँकि इसका पत्ता हम यूज़ करते हैं, हमेशा अमूमन किसान क्या करते हैं पूरे जड़ से काट लेते हैं और फिर उसको उपयोग में ले आते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है।
उसको आप ज़मीन के ऊपर से काटिए और हर्ड कटाई करने के बाद लगभग 20% 25% जो शेष आधा नाइट्रोजन बचता है उसको सिंचाई, हल्की सिंचाई करने के बाद खेत में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर देते रहिए, तो आपको अच्छी एक पैदावार मिलेगी। पत्ते साफ सुथरे होंगे, कीड़े से कटे नहीं होंगे, उनका बाजार भाव अच्छा होगा। और हमेशा पालक को शाम के वक्त काटिए, छाया में उसको रखिए, फिर मार्केट ले जाना चाहिए, क्योंकि चौड़े पत्ते होते हैं तो उसमें मुरझा जाता है, तो उसके मार्केट वैल्यू घटती है। इस तरह करने से करीब 150 से 200 कुंटल 1 हेक्टेयर से पैदावार मिल सकती है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं और इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी काफी कमी हुई है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो किसान भाई मृदा की जांच करवाए और जरूरत के अनुसार फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, उत्पादन बढ़ाए, खर्चा घटाएं। इन सब के बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के डॉक्टर रमाकांत सिंह। रबी फसलों जो रबी का समय अभी आ गया है आपके पास, और रबी के समय में हम मक्के की फसल जो मुख्य रूप से सीमांचल के क्षेत्र में या कोसी रीजन के क्षेत्र में लगता है, जो कि एक बहुत ही नगदी फसल है, इस पर हम कैसे सावधानी पूर्वक खेती करें, कैसे उर्वरक प्रबंधन करें, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और आशा करेंगे आप लोग इसमें संतुलित उर्वरक का व्यवहार करें, क्योंकि विभिन्न तरह का उर्वरक का असमय प्रयोग करने से हमारी मृदा और पर्यावरण दोनों को स्वास्थ्य में हानि पहुंच रही है। ये कोसी रीजन में इस समय बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप आया है। कई तरह की मिट्टी भी किसी खेत में पहुंच गई है, कहीं से मिट्टी कट गई है। कि आपके प्रक्षेत्र में जो मिट्टी आई हुई है, एक बार उसका भी परीक्षण करा लें और परीक्षण करा करके देख लें कि कैसी मिट्टी है। या तो आपकी मिट्टी दोमट होगी या बलुई दोमट होगी या बलुई होगी। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। अतः किसान भाइयों, आइए पहले जानते हैं कि स्वस्थ मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परंतु किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, इसकी पहचान मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आने के बाद करेंगे। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता। मिट्टी का नमूना कैसे लें? मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना एकत्र करने में इस प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। जैसे प्रत्येक खेत से अलग अलग नमूना लें। अगर एक ही खेत की मिट्टी देखने में अलग अलग हो या उसमें फसल की वृद्धि तथा उत्पादन में अंतर हो, तो भी मिट्टी का नमूना अलग अलग लें। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। नमूना लेने वाले स्थान पर यू आकार का 6 इंच का गहरा आकार बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में से ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की परत इकट्ठा कर लें। सबको एक स्थान पर रखकर अच्छी प्रकार से मिला लें। इसके 4 भाग कर दें और 2 भाग हटा दें। इसके फिर से 4 भाग कर दें और 2 भाग को हटा दें। इस तरह ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि यह करीब 500 ग्राम मिट्टी न बन जाए। इस मिट्टी को प्लास्टिक या कपड़े के थैले में भर लें। मिट्टी के साथ सूचना पत्र लगाएं। क्रमांक, तिथि, किसान का नाम, गांव का नाम, विकास खंड, जिला, प्लॉट नंबर, जमीन की स्थिति, ऊंची, मध्यम या नीची, कितनी गहराई तक मिट्टी ली गई है, मिट्टी का प्रकार, कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, सिंचाई की सुविधा है या नहीं, जल निकास की सुविधा है या नहीं, गत साल में कौन सी फसल ली गई। प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच। नंबर 1, पीएच। मिट्टी के पीएच से तात्पर्य उसकी अम्लीयता एवं क्षारीय स्वभाव से है। पीएच 6 से कम होने पर मिट्टी अम्लीय होती है एवं 7 से अधिक होने पर क्षारीय होती है। पीएच मान 6 और 7 के बीच में होने से सामान्य मृदा मानी जाती है। प्राय सभी पोषक तत्व इस पीएच स्तर पर फसलों को आसानी से उपलब्ध होते हैं।
जब आप मक्का की फसल लगाने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम मृदा परीक्षण के आधार पर जो आपको रिपोर्ट दिया गया है, उस रिपोर्ट में कितनी मात्रा में कौन कौन से उर्वरक देना है आप उसका प्रयोग करें तो संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर पाएगा, अधिकतम उत्पादन आप ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपने मृदा परीक्षण किसी कारणवश नहीं करा पाया तो सर्वप्रथम आप अच्छी प्रजाति का चयन करें कि आप जब अपनी भूमि की तैयारी करने चल रहे हैं तो सर्वप्रथम एक बार झाल से या किसी तरह का क्रॉप की अवशेष उसमें अगर हो तो झाल से अच्छी तरह से काट करके जुताई कर लें। उसके बाद 3 से 4 बार आप कल्टीवेटर से जुताई कर दें, यानी लगभग 150 से 200 क्विंटल के आसपास आप गोबर की खाद मिला करके उसमें पूरी अच्छी तरह से मिला दें। बुआई से 10 से 15 दिन पहले आप जब अंतिम जुताई कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं, 165 किलो DAP आप ले लें और 25 किलो यूरिया और 85 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, इस तीनों खाद को मिला करके अंतिम जुताई के समय खेत की अच्छी तरह से मिला दें। आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट खेत में डाल दें। रुपाई से पहले आप आवश्यक है कि बहुत तरह की रोग लग जाते हैं, इसलिए आप मक्के के बीज को पहले निश्चित रूप से शोधन कर लें। बिना शोधन किए हुए आप मक्के का बीज को न लगाएं। सर्वप्रथम बीज को आप फुला लें। फुलाने के बाद जब बाहर निकालें तो एक बार कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर लें। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 60 मीटर रो टू रो और 25 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें, यानी कि जब आपकी फसल लगभग 30 से 35 से 40 दिन है, 30 और 40 दिन के अंतराल पर आप जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा कई तरह का उर्वरकों का आपका प्रयोग नहीं करना है। आप मिट्टी चढ़ाते समय मात्र आपको 80 किलो 1 हेक्टेयर में आप यूरिया का प्रयोग करें और करके तब आप मिट्टी चढ़ा दें। जब आपका धनबाल की अवस्था आती है मक्के के खेत में तो उस समय भी मात्र 80 किलो 1 हेक्टेयर में यूरिया का प्रयोग करें और तब आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपका सर्वाधिक उत्पादन मिलेगा और आपको आर्थिक लाभ होगी। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखें और सारे प्रैक्टिस को अगर आप साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन अधिकतम मिलेगा। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। तीसी, जिसे कि अलसी के नाम से भी जानते हैं, अगर आप सही समय पर सही तकनीक अपनाकर इसकी बुआई करते हैं तो इस फसल से अच्छी उपज भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी बुआई का यही सही समय है, जिसकी बुआई पर तकनीकी जानकारी के लिए हमारे बीच में मौजूद है। किसान भाइयों, इस समय रबी में खाद्यान्न की फसलें, दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, चारा की फसलें, गन्ना इत्यादि फसलें किसान लगाता है कि उत्पादन कैसे बढ़े। इसके संबंध में जो रबी की तिलहनी फसलें हैं उनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है अलसी की खेती। परंतु ये खेती जो है कम लागत की है और इसमें जो है रोग कीट व्याधियाँ भी ना के बराबर हैं। तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा उत्पादन के साथ साथ इसके दाम अच्छे बाज़ार में मिलते हैं। अब बात आती है कि इसकी सफलतापूर्वक खेती कैसे की जाए, तो इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे किसान भाइयों। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी खेत हमारे खरीफ के खाली हुए हैं या खरीफ में परती पड़े रहे, उन खेतों की तैयारी अब शुरू कर दी जाए और एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके किसान भाई इसके खेत को समतल करके खेत तैयार कर लें। यदि पर्याप्त खेत में नमी है तो ये आमतौर पर असिंचित दशा में इसकी खेती काफ़ी मात्रा में होती है। यदि पानी नहीं है तो पलेवा करके जो है इसकी बुवाई की जाए और बुवाई के लिए बीज जो है वो इसकी बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की लगती है। दूसरा, इसकी जो अच्छी वैरायटी हैं, जो प्रमुख वैरायटी हैं, गरिमा है, गौरव है, वैभव है, लक्ष्मी 27 है, शुभ्रा है, ये बहुत अच्छी वैरायटी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय की देन है। तो इन वैरायटियों का चयन करके विश्वविद्यालय से बीज या कृषि विभाग से इसके बीज की व्यवस्था किसान भाई कर लें सुनिश्चित। दूसरा, इसका बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। थीरम, कैप्टान या बावस्टीन या टाइकोडर्मा पाउडर, इनमें से कुछ भी मिल जाए और ये उपलब्ध भी है बाज़ार में, खुले प्राइवेट एजेंसियों पे भी है और सरकारी बीज गोदामों पे भी ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
तो इसकी जो है वो 2-3 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज में अच्छी तरीके से मिला करके और बीज को बीज शोधन करके ही इसकी बुवाई की जाए। और इसमें जो उर्वरक की मात्रा है वो ख़ास तौर से ध्यान रखने की है कि 2 सिचुएशन में इसकी खेती होती है। एक तो असिंचित क्षेत्र में, तो असिंचित क्षेत्रों में खाद की मात्रा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। जो सिंचित दशा में इसकी खेती होती है उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा पड़ती है। चूँकि तिलहनी फसल है इसलिए 20-25 किलोग्राम इसमें सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने पे बड़े उल्लेखनीय इसके परिणाम आए हैं। जहाँ तक बुवाई का सवाल है तो 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए, 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए और 4-5 सेंटीमीटर गहराई में कूणों में इसकी बुवाई हो, लाइन से बुवाई हो। असिंचित इलाकों में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में नमी होने की दशा में इसकी बुवाई की जा सकती है, अन्यथा इसमें जो है पलेवा करके इसकी बुवाई करना लाभदायक रहता है। जहां तक फसल में खरपतवार प्रबंधन की बात है तो बुवाई के 20 से 25 दिन पश्चात पहली निराई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि खरीफ फसल में निराई गुड़ाई में समस्या आती है या श्रमिकों की समस्या है तो बुआई के बाद अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन हेतु पेंडामेथिलीन की 3.25 लीटर मात्रा को बुआई के पश्चात अंकुरण से पहले 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करें। जहाँ तक इसकी सिंचाइयों का सवाल है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें असिंचित क्षेत्र में वो नाम मात्र के इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास पानी की मात्रा है, सिंचाई की सुविधा है और वो सिंचाई कर सकने की स्थिति में हैं और खेत को सिंचाई की महसूस हो रही है, तो ऐसी दशा में जो है वो बुवाई से 35-40 दिन पे पहली सिंचाई और 55-60 दिन पे दूसरी सिंचाई, इसमें 2 सिंचाइयाँ संस्तुत की गई हैं। 2 सिंचाइयाँ देने पर अलसी की बहुत अच्छी पैदावार 15 से 20 कुंटल तक की जो है इसमें पैदावार मिली है और ये हमेशा हर तिलहनी फसल से महंगी बिकती है क्योंकि इसका औद्योगिक जो महत्व है वो बढ़ चढ़ करके है। दूसरा एक और यहाँ हम बात कहना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान जिनकी छोटी जोतें हैं वो कहाँ से इतनी ज़मीन लाएं, तो इसको जो है सहफसली खेती के रूप में, जैसे चने के साथ में अलसी की खेती, जहाँ मटर की खेती, जहाँ राई सरसों की खेती हो रही है वहाँ कम से कम 2 लाइनें राई सरसों के बीच में कम से कम 1 लाइन 2 लाइन जो है अलसी की बोई जा सकती हैं। गन्ने की खेती के रूप में भी सहफसली खेती के रूप में 2 गन्ने की लाइनों के बीच में 2 लाइनें जो है अलसी की बोने से अलसी की अतिरिक्त उपज मिल जाती है। गन्ने के उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये 135-40 दिन की फसल है, एक साथ बोई जाएगी अक्टूबर में और गन्ना बढ़ता रहेगा चूँकि साल भर की फसल है और ये फसल जो है आपकी 135-40 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी, गन्ने को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो है इसको सहफसली खेती के रूप में भी लिया जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के अरुण सिंह ने। आपने पिछेती धान की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान समय में राज्य के कई जिलों में जहां बाढ़ से फसल प्रभावित हुआ है और बाढ़ आई है, वैसे क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के उपरांत यह पाया गया है धान फसल में मुख्यतः गंधी बग और आर्मी वर्म बी का प्रकोप देखा गया है। सर्वप्रथम जो कीट है वह गंधी बग कीट जो मुख्यतः धान का गंधी बग कीट। धान की फसल में फूल लगने के समय या उसके बाद दाना बनने के समय इस कीट का प्रकोप हो जाता है। इसकी वयस्क हल्की पीलापन लिए होती है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और प्रौढ़
दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के मध्य सिरा के पास पुष्पन से लेकर बीज बनने की अवस्था तक की फसल के ऊपर दिखाई पड़ती है तथा बालियों पर लगे दानों को दुग्धा अवस्था में अंदर के भाग से रस चूसकर खोखला कर सुखा देती है। गंधी बाग कीड़े के रोकथाम के लिए मिथाइल पाराथियन 2% धूल या मालाथियन 5% धूल का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह में आवश्यकता के अनुसार इसका छिड़काव करके। दूसरा जो प्रमुख कीट जो इन दिनों देखा जा रहा है वह एक सैनिक कीट है और यह जो कीट है विशेषकर रात में ही नुकसान करता है और इसका तेजी से कम समय में पूरे फसल को बर्बाद कर देते। जो पका हुआ धान का बाली को काट कर कुरेद कर उसको खेत में ही फैला देता है। जो क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी एवं साइपरमेथ्रिन 5% ये 1.5 ml दवा और प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करने पर इससे निजात पाया जा सकता। इसका जो दवा का जो प्रयोग है वह शाम के समय में करने पर इसमें बहुत फायदेमंद होता है। जो खेत है वहाँ थोड़ा सा पानी पटा दिया जाए और उस पानी में क्लोरोपाइरीफॉस का घोल मिलाकर ही सिंचाई करें तो जो इसका कीड़ा होता है वह उसमें पानी के साथ मर जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चना की उन्नत प्रजातियों और बुआई विधि पर जानकारी। किसान फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन करके कमा सकते हैं अच्छी आय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।